मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल, जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा तथा नगर पालिका चेयरपर्सन मीनाश्री स्वरूप ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बझेड़ी फाटक, अस्पताल तिराहा, शिव चौक और मीनाक्षी चौक सहित प्रमुख कांवड़ यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी निगरानी और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाएं। इस दौरान मंत्री, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शिवभक्त कांवड़ियों से बातचीत कर उनकी कुशलक्षेम भी पूछी और उन्हें सुरक्षित एवं अनुशासित ढंग से यात्रा पूरी करने की शुभकामनाएं दी। साथ ही श्रद्धालुओं से प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने और यातायात नियमों का अनुपालन करने की अपील की गई। ये कांवड़ यात्रा जो है अभी 30 जुलाई से हमारा श्रावण मास का आगमन हो रहा है, शुभ महीना होता है और हमारे पावन जो श्रद्धालु होते हैं इस महापर्व में पूरे जोश के साथ शामिल होते हैं। उसके लिए चाहे वो बिजली विभाग हो, आयुष विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, नगर पालिका हो या फॉरेस्ट विभाग हो, पूरे विभाग हो, सभी बढ़ चढ़ के सारी व्यवस्थाओं का मूल्यांकन कर रहे हैं। जो कमियाँ देखे होंगे माननीय मंत्री जी के साथ में है, पूरा सारा व्यवस्था डीएम साहब भी है, पूरी टीम है और ये मूल्यांकन किया जा रहा है। तो सुरक्षा व्यवस्था के दायरे के साथ साथ सारी व्यवस्थाओं पर परिशीलन और मूल्यांकन किया जा रहा है। जहाँ कमियां हैं वहाँ पर विभागीय अधिकारियों को लेकर के वहाँ उनको रिमांड किया ताकि सारी व्यवस्था शेष हो। डीजे कांवड़ को 436 लोगों को जो हमारा चिन्हीकरण किया गया है और उनको जो है ये जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश है तथा जो शासन के निर्देश है कि 12 फुट और 10 फुट के बारे में बताया गया है तथा हमारा 3 जगह से इसमें नापतोल भी कराई जाएगी, कंट्रोल रूम बनाया गया है, ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है और तमाम जो हमारी ADS की टीम है, BDS की टीम है, जो बम डिस्पोजल की टीम होती है, साथ ही साथ एयर चेक होता है, जो डॉग स्क्वाड होता है, ये सब सक्रिय रहेगा और सारी व्यवस्थाओं से हमारा जो लगभग 2000 का पुलिस फोर्स में डिप्लॉय किया जाता है। 9 सुपर जोन है और 16 जोन है तथा 141 सेक्टर के रूप में बांट करके पूरे सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित की जा रही है। PSC से लेकर सारा हमारा जो है टीम का व्यवस्थापन किया जा रहा है तथा निश्चित तौर से पूरे पर्व को सबको संपन्न कराएंगे। मैं बिल्कुल आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि आपके लिए सारी व्यवस्था प्रशासन कर रहा है, पुलिस प्रशासन हो चाहे हर विभाग के लोग व्यवस्था कर रहे हैं। फिर भी अगर कहीं छोटी मोटी त्रुटि होती हो तो निश्चित तौर से शासन प्रशासन को अवगत कराएं, कोई ऐसा कार्य ना करें जो कि निश्चित तौर से जो है कानून के दायरे में खराब रूप में आता हो तथा कहीं भी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना करें जिससे कि अराजकता की स्थिति पैदा हो। और निश्चित तौर से प्रशासन पूरे मनोयोग से आपने लगा हुआ है, उसका सम्मान करें और निश्चित तौर से अपने गंतव्य की अपनी जो मनौतियाँ है उसकी पूर्ति करें। भगवान आपको जो है जितना भी आपको फल दे सकता है, निश्चित तौर से उसके लिए आप निकले हैं। उस शुभ कार्य को पूरी शुभ मुहूर्त के साथ सकुशल संपन्न करें। मुजफ्फरनगर में जाट समाज महासभा द्वारा आयोजित जाट प्रतिभा अलंकरण सम्मान समारोह में उस समय विशेष उत्साह का माहौल देखने को मिला जब गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचे। शहर के पंजाबी बारात घर में आयोजित इस भव्य समारोह में समाज के गणमान्य लोगों, किसानों, शिक्षाविदों, विद्यार्थियों और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज की प्रतिभाओं का सम्मान करने के साथ साथ प्राकृतिक खेती और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति लोगों को जागरूक करना रहा। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक खेती एक समाधान विषय पर विस्तार से अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि आज खेती में रासायनिक उर्वरकों और जहरीले कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है और इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे प्राकृतिक खेती अपनाएं, जिससे खेती की लागत कम होगी, भूमि की उर्वरता बनी रहेगी और लोगों को शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन मिल सकेगा। राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती केवल किसानों की आय बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के स्वस्थ भविष्य की भी मजबूत नींव है। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को लंबे समय में बेहतर परिणाम मिले हैं और यह खेती की टिकाऊ व्यवस्था है। अपने संबोधन में उन्होंने विद्यार्थियों को भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा आधार है। उन्होंने युवाओं से अनुशासन, नैतिक मूल्यों और मेहनत के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।
साथ ही उन्होंने किसानों और छात्रों के बीच संवाद स्थापित करते हुए उनके सवालों के जवाब भी दिए। कार्यक्रम के आयोजक और जाट समाज महासभा के संरक्षक जगदीश पालिया ने बताया कि इस सम्मान समारोह में लगभग 150 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि समाज की नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करना और उन्हें बेहतर शिक्षा के लिए प्रेरित करना महासभा का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्यपाल द्वारा प्राकृतिक खेती पर दिए गए विचारों ने किसानों और उपस्थित लोगों को नई दिशा देने का काम किया है। समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मंच से समाज के उत्थान, शिक्षा के प्रसार और किसानों की आर्थिक मजबूती को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बातें रखी गईं। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने राज्यपाल के संबोधन को ध्यानपूर्वक सुना और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के संदेश का स्वागत किया। कुल मिलाकर यह समारोह केवल प्रतिभाओं के सम्मान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षा, कृषि, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता का एक बड़ा मंच बनकर सामने आया। आयोजकों ने इसे पूरी तरह सफल बताते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही। मैं जगदीश बालियान, संरक्षक जाट समाज महासभा मुजफ्फरनगर। मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से आपके सामने बोल रहा हूँ। आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, इसमें हमारे मुख्य अतिथि राज्यपाल महोदय थे देवव्रत जी, जो गुजरात के राज्यपाल हैं, और अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नरेंद्र सिंह थे, पैरा ओलंपिक समिति ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं। संजीव बालियान जी थे, जो सभी जानते हैं। वीरपाल निर्वाल जी थे, उमेश मलिक जी थे, और जयदेव जी थे, जो चीनी मिल रमाला के उपाध्यक्ष हैं। इस तरह से 9 लोग हमारे अतिथि थे आज की इस सभा में। और ये सभा जाट समाज महासभा का पहला कार्यक्रम, हमारे जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र सिंह अहलावत जी, उनकी कार्यकारिणी का पहला अध्यक्ष है, क्योंकि चुनाव होने के बाद में अभी वे थोड़े दिन पहले ही अध्यक्ष बने थे। तो ये कार्यक्रम एक सफल कार्यक्रम रहा, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। इसमें राज्यपाल जी ने 1 घंटे तक भाषण दिया और प्राकृतिक खेती के बारे में बताया, बच्चों के भविष्य के बारे में बताया, और सभी कार्यक्रम इसमें शामिल किए गए। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है। उन्होंने LED लगवाई, उसके माध्यम से भी सबको, किसानों को समझाया, किसानों से वार्तालाप की, उन्होंने डायरेक्ट बातें की उन्होंने, और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने सभी को समझाया प्राकृतिक खेती के बारे में कि रासायनिक खेती छोड़ करके आप प्राकृतिक खेती पर आ जाओ। इससे हमारी जमीन जो है बंजर होती जा रही है, इससे सुधार होगा, किसानों का भला होगा। तो बच्चे आए हैं, कभी 150 से भी ज्यादा बच्चे आज हैं, आप लोग देख रहे हैं। अपार भीड़ है, कहीं पैर रखने की जगह नहीं है पूरे हॉल में। तो ये उस कार्यक्रम के लिए ये हॉल छोटा पड़ गया, और बच्चों में भी बहुत उत्साह है। बहुत ब्रिलियंट बच्चे हमारे 98.20% टॉपर बच्चा है, और 4 क्लास के बच्चे हैं, हाई स्कूल CBSE और हाई स्कूल UP बोर्ड, और इंटरमीडिएट CBSE और इंटरमीडिएट UP बोर्ड। 4 बच्चे फर्स्ट क्लास है, उनको सबको 11-11 हजार रुपए का, किसी को 5100 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। और भी जो तीसरे, चौथे, 5वें नंबर के बच्चे थे, करीब 35,000 रुपए का पुरस्कार सभी बच्चों को दिया गया है। और बच्चे करीब 150 से ज्यादा ही है। 150 तो हमारे पास लिस्ट है, और बढ़ गए हैं, काफी बच्चे आ रहे हैं अभी भी, उनको भी दिया जाएगा, हम किसी को वापस नहीं जाने देंगे। उन्होंने जैविक खेती के बारे में अपील नहीं की, जैविक खेती अलग चीज है। उन्होंने यही समझाया किसानों को कि जैविक खेती, रासायनिक खेती और प्राकृतिक खेती, 3 तरह की खेती बताई उन्होंने। जैविक खेती वो होती है जो गोबर डाल दिया और उससे खेती कर रहे हैं, वो भी उन्होंने नहीं बताया कि ये भी खराब है। उन्होंने प्राकृतिक खेती, जो प्रकृति के द्वारा, उन्होंने ये समझाया किसानों को, जो हमारे जंगल है, जो हमारे वन है, उनको ना कोई खाद देता, ना कोई पानी देता, ना कोई निराता, ना कोई गुड़ाता, और फिर भी वे कितने भारी भारी वृक्ष और फल फूल दे रहे हैं। उनको कौन दे रहा है खाद? उन्होंने यही समझा सभी किसानों को कि प्राकृतिक खेती एक बेहतर तरीका है इस धरती को सुधारने का और सब स्वस्थ होने का। क्योंकि जैविक खेती हो या रासायनिक खेती में तो सबको बीमार कर दिया है, और उन्होंने यही समझाया है कि रासायनिक खेती से कितना नुकसान आज हो रहा है, और यही सबको बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है।
गुजरात के अहमदाबाद से एक बेहद दर्दनाक और चिंताजनक घटना सामने आई है। शहर के वस्त्राल इलाके में रामोल गात्राड़ रोड पर स्थित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। देखते ही देखते फैक्ट्री आग की लपटों में घिर गई और चारों ओर धुएं का घना गुबार फैल गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इस हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत की सूचना सामने आई है, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि विस्फोट के समय फैक्ट्री परिसर में कई कर्मचारी मौजूद थे। धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास की इमारतों तक कंपन महसूस किया गया और स्थानीय लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि यह पटाखा फैक्ट्री एक खुले फार्म हाउस में संचालित की जा रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि टैलेंट फायरवर्क्स नाम से संचालित इस यूनिट का लाइसेंस पहले ही नगर निगम द्वारा रद्द किया जा चुका था। इसके बावजूद यहां कथित रूप से पटाखों का निर्माण और भंडारण जारी था। अब यह भी जांच का विषय बन गया है कि लाइसेंस रद्द होने के बाद भी यह फैक्ट्री किसके संरक्षण में और कैसे संचालित हो रही थी। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां, पुलिस, आरएएफ और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। राहत एवं बचाव अभियान तत्काल शुरू किया गया। दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया, जबकि पुलिस और बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुटे रहे। घायलों को तत्काल अहमदाबाद के सिविल अस्पताल और एलजी अस्पताल मणिनगर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लेकर सील कर दिया गया है। फॉरेंसिक विशेषज्ञ और पुलिस अधिकारी घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रहे हैं। प्रशासन विस्फोट के वास्तविक कारणों की जांच कर रहा है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं और विस्फोट की वजह तकनीकी खराबी थी या किसी अन्य प्रकार की लापरवाही। इस घटना ने एक बार फिर अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्रियों और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ऐसे अवैध संचालन पर कार्रवाई होती तो शायद इतना बड़ा हादसा टाला जा सकता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जाँच में जुटी हुई है। मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है और उनके परिजनों को सूचना दी जा रही है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। ये हमें धमाका सुनाई दिया हमारे कैंप में तकरीबन ये 3:24 पे। तो इमीडिएटली हमारे जो क्विक रिएक्शन टीम है उन्होंने एक्शन लिया और पता करने की कोशिश किया कहाँ से ये धमाका हुआ है। तो उन्हें मालूम चला कि तकरीबन 1 किलोमीटर दूरी पे एक धमाका हुआ है, कुछ धुआं भी दिखाई दिया। तो उसी टाइम ही हमारे जो क्विक रिएक्शन टीम उन्होंने फायर ब्रिगेड को भी सूचना कर दिया और एम्बुलेंस को भी। तो वो इमीडिएटली यहाँ पर 5 मिनट पहुँच गए वहाँ पर। उसके बाद भी हमारी अलर्ट कंपनी होती है आरएएफ में, उनको भी सूचना दे दिया गया। वो भी तकरीबन 3:45 तक यहाँ पहुँच गई। तो पहुँचने के बाद में हम लोगों ने कुछ डेड बॉडीज वगैरह यहाँ पर दिखे, कुछ इंजर्ड पर्सन्स को दिखे। साथ में हम लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को भी इन्फॉर्म कर दिया और अपने यहाँ पर जो फायर सर्विस है उनको भी इन्फॉर्म कर दिया। उनके भी टीम्स यहाँ पहुँच गए हैं। तो अकॉर्डिंगली हम लोग सर्चिंग वगैरह किया तो कुछ डेड बॉडीज मिले और कुछ इंजर्ड भी उनको हम लोग रिकवरी वगैरह किया है। मैं मृत्यु का ही बोलना चाह रहा हूँ, मतलब डेथ का ही 10 का मिला है। इंजर्ड का भी सर ठीक उतना ही मिला। वो भी इंजर्ड का भी पता कंफर्म नहीं चला है। 8 का तो मुझे मिला था और आगे का भी हम 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले दिल्ली में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरकार और विपक्ष के नेताओं ने आगामी सत्र के एजेंडे और प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान सरकार द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों को भी आमंत्रित किए जाने पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने नाराजगी जताते हुए बैठक से वॉकआउट कर दिया। अब मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच कई अहम मुद्दों पर जोरदार टकराव देखने को मिल सकता है। All parties, including the Indian National Congress, the Samajwadi Party, the DMK, the JMM, the Aam Aadmi Party, the National Conference, the left parties, the Shiv Sena UDP have all walked out of the all party meeting in protest because the so-called NCPI, which is an unrecognized party, the strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds
did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs, and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest. 8 लोगों को मुजरिम बना दिया, 8 लोगों को मुजरिम बना दिया और चंपक को छोड़ दिया। 60 करोड़ का स्कैनर लगाना था, वो 60 करोड़ का स्कैनर नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? लूटना था, लूटना था, लूटना था। तो मालूम हुआ वो पूरा काम आस्था के लिए नहीं था, वो काम लूटने के लिए था, लूटने के लिए था, लूटने के लिए था। अब हम हमारे हिंदू भाई बहनों से अपील कर रहे हैं, देख लो आप अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। बाबा ने समझा कि प्लान ए चलेगा, प्लान ए से मतलब क्या? अयोध्या चलेगा, मगर वो चोरी और लूट पर फेल हो गया। तो बाबा ने अब क्या किया? प्लान एम निकाला, प्लान मुस्लिम। बाबा जब ए नहीं चला तो एम कहां चलेगा? मगर बाबा अब चलेगा MIM चलेगा उत्तर प्रदेश में। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश और सिल्ट फ्लशिंग ऑपरेशन के चलते चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने सलाल बांध के सभी गेट खोल दिए हैं, जिससे नदी में पानी का बहाव काफी तेज हो गया है। इसके बाद नदी किनारे बसे इलाकों में एहतियात के तौर पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। प्रशासन ने रियासी से लेकर अखनूर तक चिनाब नदी के निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी है। लोगों से अपील की गई है कि वे नदी के किनारे जाने से बचें, अनावश्यक रूप से जलधारा के पास न जाएं और प्रशासन द्वारा जारी सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। अधिकारियों के मुताबिक पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण चिनाब नदी में पानी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही बांध में जमा सिल्ट को बाहर निकालने के लिए सिल्ट फ्लशिंग ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। इसी वजह से बांध के सभी गेट खोलने का फैसला लिया गया, ताकि अतिरिक्त जल का सुरक्षित निकास सुनिश्चित किया जा सके और बांध पर किसी प्रकार का दबाव न बने। स्थिति पर जिला प्रशासन, सिंचाई विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार नजर बनाए हुए हैं। संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राहत एवं बचाव दलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल यह कदम पूरी तरह एहतियाती है, लेकिन यदि बारिश का सिलसिला जारी रहता है तो नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने, प्रशासन की आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने और पूरी सतर्कता बरतने की अपील की गई है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी पर आयोजित भस्म आरती के दौरान आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। रविवार तड़के सुबह 4 बजे बाबा महाकाल के मंदिर के पट खोले गए, जिसके बाद विधि विधान से भगवान का दिव्य श्रृंगार किया गया और भस्म आरती संपन्न हुई। दूर दराज से पहुंचे हजारों श्रद्धालु देर रात से ही कतारों में खड़े होकर अपने आराध्य के दर्शन का इंतजार करते रहे। भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल के अलौकिक स्वरूप के दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो उठे। पूरे मंदिर परिसर में जय श्री महाकाल के जयघोष गूंजते रहे और भक्तिमय वातावरण बना रहा। महाकाल मंदिर में हर दिन होने वाली भस्म आरती का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए देश भर से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं।